Yes, hello students, good morning all of you. I am here for class 11 and the subject is political science. Now the part A, chapter 3, election and representation. Okay students, in this chapter first we will discuss about the election and democracy in India. Now as you know that what is election? Election आप क्या है जानते हैं election? कि आप छोटे से एग्जाम्पल मैं देती हूँ आपका, जैसे क्लास में अगर आपको मॉनिटर डिसाइड करना है कि किसको मॉनिटर बनाया जाए तो आप क्या करते हैं, वो इलेक्शन यानी वोटिंग के द्वारा निकालते हैं कि किसको मॉनिटर बनाया जाएगा। ठीक है, तो ये प्रोसेस क्या कहलाता है, इलेक्शन। इसी तरीके से जैसे कहीं भी कोई ऑर्गेनाइजेशन है, कोई भी कम्युनिटी है, कुछ भी है, उस वहाँ पे इंस्टीट्यूशन है, वहाँ पे अगर कोई भी हमें कोई हेड बनाना है तो हम क्या करते हैं, इस इलेक्शन प्रोसेस को शुरू करके और हम फाइनल डिसीजन लेते हैं कि कौन हमारा लीडर बनेगा, कौन हमारा मॉनिटर बनेगा। इसी तरीके से इलेक्शन एंड डेमोक्रेसी, देखिए डेमोक्रेसी क्या है, इलेक्शन तो ये हो गया चुनाव करना, नियुक्त करना। ठीक है, हम जिसको भी नियुक्त करना चाहते हैं, जिसका भी चुनाव करना चाहते हैं उसको इलेक्ट करना। ठीक, नाउ द नेक्स्ट वन इज डेमोक्रेसी। व्हाट इज डेमोक्रेसी? डेमोक्रेसी को क्या बोलते हैं हम, लोकतंत्र, यानी लोगों का तंत्र, लोगों के द्वारा लोगों के लिए बनाया गया सिस्टम। ओके, डेमोक्रेसी में क्या है कि हम अपने वोटिंग सिस्टम से, इलेक्शन प्रोसेस से हम अपना रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट करते हैं, चुनते हैं। ठीक है, डेमोक्रेसी में सभी को अपना रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट करने का अधिकार होता है। अब देखिए इसमें जो है क्या है कि ये डेमोक्रेसी होगी, और ऐसी भी कंट्रीज़ हैं वर्ल्ड में जो नॉन डेमोक्रेटिक हैं, लेकिन वहाँ पे भी इलेक्शंस होते हैं। ठीक है, लेकिन वहाँ पे जो पावर होती है, जैसे कहीं पे मोनार्की सिस्टम है तो इलेक्शन होते हैं, सब काम होता है, प्रोसेस होते हैं, लेकिन पावर किसके हैंड अंडर में रहती है, मोनार्की के अंडर में। या जैसे कहीं पे मिलिट्री रूल है तो वहाँ पे भी क्या होगा, इलेक्शन प्रोसेस होगा, लेकिन पावर किसके अंडर में रहेगी, मिलिट्री के अंडर में रहेगी। ठीक है, तो अब जो है हम बात करेंगे इलेक्शन की। एक होता है डायरेक्ट इलेक्शन और एक होता है इनडायरेक्ट इलेक्शन। ओके, कौन सा होता है इलेक्शन? इलेक्शन एक होता है डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट जो इलेक्शन होता है, आप हमारे प्राचीन ग्रीस के बारे में पढ़ा होगा आपने, क्या था कि वहाँ पे ये डायरेक्ट इलेक्शन किया जाता था। अब क्या है कि डायरेक्ट इलेक्शन जो है कहाँ पे पॉसिबल है, जहाँ की पॉपुलेशन कम है, जहाँ पे कम लोग हैं, तो वहाँ पे क्या है कि वो सारे लोग बैठकर एक साथ अपना डिसीज़न दे देते हैं, अपना वोटिंग सिस्टम के द्वारा वो मतलब मिलकर सभी ये डिसाइड कर लेते हैं कि उनका रिप्रेजेंटेटिव कौन बनेगा, उनका लीडर कौन बनेगा। तो ये है डायरेक्ट इलेक्शन। ठीक है, लेकिन इनडायरेक्ट इलेक्शन क्या है? इनडायरेक्ट इलेक्शन उन कंट्रीज़ के लिए है, उन नेशंस के लिए है, या उन स्टेट्स के लिए है जो काफ़ी बड़े होते हैं, जहाँ की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होती है। क्या है कि ज़्यादा पॉपुलेशन होने के कारण इतने सारे लोग एक जगह बैठकर कोई भी डिसीज़न नहीं ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं अपनी कंट्री की ही, हम इंडिया की। आप सभी जानते हैं कि इंडिया जो है बहुत बड़ी कंट्री है, यहाँ पे डिफरेंट कल्चर्स के लोग हैं, डिफरेंट रीजन्स के लोग हैं। अब सारे एक साथ बैठकर कोई डिसीज़न ले, ये पॉसिबल नहीं है। तो उसके लिए क्या प्रोसेस होता है, उसके लिए ये इलेक्शन प्रोसेस होता है, और इसको इनडायरेक्ट इलेक्शन कहा जाता है कि हम सभी इलेक्ट करते हैं अपने बिहाफ से, हम अपना रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट करते हैं जो हमारे बिहाफ में वर्क करते हैं, जो हमारे बिहाफ में डिसीज़न लेते हैं। हम आपने ये देखा होगा इलेक्शन जो प्रोसेस है किस तरीके से होता है, हम लोग वोटिंग सिस्टम के द्वारा इस इलेक्शन प्रोसेस को सक्सेसफुल बनाते हैं।
और इस वोटिंग सिस्टम से क्या होता है, ये पता चलता है कि किसको ज़्यादा वोट मिल रही है। आप सभी जानते हैं कि ज़्यादातर सभी कंट्रीज़ में क्या है, पार्टी सिस्टम है। तो जिस पार्टी को ज़्यादा वोट मिलती है वो पार्टी उस कंट्री की रिप्रेजेंटेटिव बनती है, वहाँ के सिटीजन्स की रिप्रेजेंटेटिव बनती है और उनके बिहाफ में वर्क करती है। उनके जो डिसीज़न है वो उन सिटीज़न के बिहाफ में डिसीज़न लेती है। उनके राइट्स, उनके रूल रेगुलेशंस उनको प्रोवाइड करना, उनको उनके राइट्स एंड रूल्स को प्रोटेक्ट करना, ये सब किसका काम होता है, रिप्रेजेंटेटिव का काम होता है। तो देखिए, ये ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जहाँ डेमोक्रेसी है वहीं इलेक्शन है, ऐसा ज़रूरी नहीं होता है। नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ में भी इलेक्शन होते हैं, लेकिन यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इलेक्शन एंड डेमोक्रेसी। इलेक्शन डेमोक्रेसी में कैसे होता है कि सभी सिटीज़न को, जहाँ पे डेमोक्रेसी है यानी लोगों का सिस्टम है, लोगों का तंत्र है, वहाँ लोगों को अपनी इच्छा अनुसार अपना डिसीज़न लेने का अधिकार है। वो अपने आइडियाज़, अपने थॉट्स एक्सप्रेस कर सकते हैं। डेमोक्रेसी में इलेक्शन कैसे है कि अगर हम क्या करते हैं, हम अपने वोटिंग सिस्टम के द्वारा इस इलेक्शन प्रोसेस को सक्सेसफुल बनाते हैं। और डेमोक्रेसी में क्या होता है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन होता है। किसी पे कोई ज़बरदस्ती नहीं होती है, किसी को प्रेशराइज नहीं किया जाता है कि आप हमें वोट दीजिए। जिसकी जहाँ मर्जी होती है वो वहाँ अपने इच्छा अनुसार वोट देता है। जिसका उसका मन है कि ये रिप्रेजेंटेटिव बनना चाहिए तो वो उसी रिप्रेजेंटेटिव को वोट देकर उसको जिताकर अपना रिप्रेजेंटेटिव बनाता है। तो डेमोक्रेसी में इलेक्शन कैसा होता है, फ्री एंड फेयर होता है। किसी भी तरह की वहाँ पे धोखाधड़ी नहीं होती है, किसी तरह की वहाँ पे फ्रॉडनेस नहीं होती है वहाँ, और फ्री एंड फेयर इलेक्शन सभी को करने का अधिकार मिलता है। और डेमोक्रेसी में क्या है कि इसमें यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का सिस्टम फॉलो होता है। उसमें क्या है, एक पर्टिकुलर एज होती है, जैसे कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज में 18 साल है, 18 ईयर्स से ऊपर के लोग जो हैं वो वोट दे सकते हैं, उन्हें वोट देने का अधिकार होता है। इसमें किसी भी तरीके की इनइक्वालिटी नहीं देखी जाती है। 18 साल से ऊपर के हर व्यक्ति को वोट देने का अधिकार है, चाहे वो मेल है, फीमेल है, चाहे वो किसी भी रिलीजन का है, किसी भी कास्ट का है, किसी भी कम्युनिटी का है, चाहे वो स्टेटस वाइज पुअर है, रिच है, या कोई बहुत बड़ी डिग्निटी है, या पुअर लेबर है, हर किसी को वोट देने का अधिकार होता है। तो ये सारे जो फीचर्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं डेमोक्रेसी में इलेक्शन प्रोसेस के। और इसमें क्या है, एक ये भी फीचर्स है कि इस डेमोक्रेसी में हमें हमारी मिस्टेक सुधारने का भी मौका मिलता है। सपोज़ हमने वोटिंग के द्वारा हमने अपना रिप्रेजेंटेटिव बना लिया। अब हमने जो अपना रिप्रेजेंटेटिव बनाया, हमने ये पाया कि वो रिप्रेजेंटेटिव हमारे बिहाफ में वर्क ठीक से नहीं कर रहा है, वो ठीक से नहीं संभाल पा रहा है, और जिससे कि कंट्री का और सिटीज़न का डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, वहाँ की इकोनॉमिक स्ट्रेंथ सही नहीं जा रही है। तो हमें ये मौका मिलता है अपनी मिस्टेक सुधारने का, इम्प्रूव करने का, कि हम नेक्स्ट टाइम क्या है कि हम दूसरी पार्टी को वोट देकर हम उसे जिता सकते हैं, हम दूसरी पार्टी को, दूसरे रिप्रेजेंटेटिव को मौका दे सकते हैं कि हमें लगता है कि ये रिप्रेजेंटेटिव हमारे बिहाफ में अच्छा वर्क करेगा, सबके बारे में सोचेगा, कंट्री के डेवलपमेंट के बारे में, सिटीज़न के डेवलपमेंट के बारे में सोचेगा, तो हम उसको वोट देकर जिता सकते हैं। तो इसमें ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक्स है कि हम अपनी मिस्टेक को इसमें हम सुधार कर सकते हैं। तो इलेक्शन एंड डेमोक्रेसी जो है एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है। डेमोक्रेसी में इलेक्शन एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है। और डेमोक्रेसी में इलेक्शन कैसा होना चाहिए, फ्री एंड फेयर होना चाहिए, किसी पे कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं होनी चाहिए। जैसे कि आप सुनते हैं बूथ कैप्चरिंग हो जाती है, और
गलत वोट डाल देते हैं, एक व्यक्ति कई कई वोट डाल रहा है और डरा धमका कर उन्हें वोट डलवाई जाती है कि नहीं तुम्हें हमें ही वोट देनी होगी, उनको किडनैप कर दिया जाता है, उनके परिवार को परेशान किया जाता है, उनका मर्डर्स कर दिया जाता है। तो इस तरह की बहुत सारी परेशानियां होती हैं। तो लेकिन डेमोक्रेसी में क्या है, इस तरह की कोई भी चीज़ें नहीं होती हैं, कोई ज़बरदस्ती नहीं है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन होता है और सभी को इक्वलिटी का इसमें ध्यान रखा जाता है, किसी तरीक़ा का कोई इसमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं पाया जाता है, सभी इसमें बराबर माने जाते हैं। और क्या है कि हमें इसमें अपनी मिस्टेक सुधारने का मौका मिलता है और हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो रूल रेगुलेशंस जो तैयार किए जाते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन में, वो सभी के लिए इक्वल होते हैं। वो भी अपनी पावर पे उसकी लिमिटेशंस होती हैं रिप्रेजेंटेटिव की, वो भी अपने लिमिट में रहकर अपनी पावर्स का यूज़ करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था आपका इलेक्शन एंड डेमोक्रेसी। इसमें देखिए बहुत सारे हमारे बेसिक रूल्स हैं जिनके लिए जो है आपने ये देखा है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए डेमोक्रेटिक कंट्रीज लेज डाउन सम बेसिक रूल्स अबाउट इलेक्शंस। सम बेसिक रूल्स होते हैं डेमोक्रेसी कंट्रीज़ में कॉन्स्टिट्यूशन में कि, और क्या है, द डिटेल्स आर यूजली लेफ्ट टू बी वर्कड आउट बाय लॉज पास्ड बाय द लेजिस्लेचर से जो भी पास होते हैं लॉज वो देखे जाते हैं। क्या क्या बेसिक रूल्स हैं इसके लिए, ये है हु इज़ एलिजिबल टू वोट, कौन एलिजिबल है वोट देने के लिए, हु इज़ एलिजिबल टू कॉन्टेस्ट, कौन कॉन्टेस्ट कर सकता है इलेक्शन को, हु इज़ टू सुपरवाइज इलेक्शंस, इलेक्शन को कौन सुपरवाइज करेगा, एंड हाउ डू द वोटर्स चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव्स, वोटर्स जो हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव को कैसे चुनेंगे, एंड हाउ आर द वोट्स टू बी काउंटेड एंड रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड, और किस तरीके से वोट्स काउंट होंगी और रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट किया जाएगा। ये सारे क्वेश्चंस जो हैं हमारे आते हैं। और लाइक मोस्ट डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आंसर्स ऑल दीज क्वेश्चंस। जैसे और भी डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ हैं लेकिन इंडिया भी एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो वो इन सारे क्वेश्चंस के आंसर इंडिया के पास हैं। एज यू सी, the first three questions are about the ensuring that election are free and fair, can thus be called democratic। कैसे डेमोक्रेटिक कहलाएगा वो इलेक्शन, जब फ्री एंड फेयर होगा। The last two questions are about ensuring a fair representation। लास्ट है फेयर रिप्रेजेंटेशन भी होना चाहिए, लास्ट के जो 2 क्वेश्चंस हैं। ठीक है, अब हम इसमें कौन है कि सिस्टम ऑफ रिप्रेजेंटेशन कौन देखेगा, वोटर एलिजिबिलिटी कौन देखेगा, एंड रोल ऑफ द इलेक्शन कमीशन, ये सारी चीज़ें भी हम आगे इसके बारे में पढ़ेंगे। रोल ऑफ इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन कमीशन क्या है, वो पूरा प्रोसेस देखता है इलेक्शन का कि किस तरह से कब इलेक्शन होने हैं, कैसे होने हैं, उसकी सारी तैयारी करना, उसके रूल रेगुलेशंस बनाने, वो सारा काम किसका होता है, इलेक्शन कमीशन का होता है। और इलेक्शन कमीशन क्या है, ये इंडिपेंडेंट होता है, इस पे किसी की कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं चलती है। ये इलेक्शन कमीशन इंडिपेंडेंट है, ये अपने अकॉर्डिंग वर्क करता है, इसमें कोई भी किसी तरीके का फेवरेबल कंडीशंस नहीं पाई जाती है। इलेक्शन कमीशन सभी के लिए इक्वल है। ओके स्टूडेंट्स, ये था टॉपिक आपका इलेक्शन एंड डेमोक्रेसी। इसमें हमने इलेक्शन एंड डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ा। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इलेक्शन सिस्टम इन इंडिया। हमारे इंडिया में कैसा इलेक्शन सिस्टम है ये हम पढ़ेंगे। And you may have wondered what these were all about. You may have seen and read about different methods of electioneering or the campaigning in the elections. But what are different methods of elections? There is a system of conducting elections and there are authorities and rules about do's and don'ts. Is that what election system is all about? You may have wondered why the constitution needs to write down how the votes are to be counted and representative elected. Isn't that very obvious? People go and vote. The candidate who gets highest votes get elected. That is what elections are all over the world. Why do we need to think about it?
हमने ये देखा है इलेक्शंस क्या है कि हमें इसमें बहुत सारे मेथड हैं इसमें इलेक्शन के, इलेक्शन किस तरह से होना है, उसका कैंपेन कैसे होना है, और भी तरीके हैं, लेकिन जो मेन सिस्टम है इलेक्शन कंडक्ट का, और इसमें क्या है अथॉरिटीज़ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं कि कौन से रूल्स रेगुलेशंस हमें फॉलो करने हैं, कौन सी बातें हमें फॉलो करनी है, कौन सी नहीं करनी है। ये सारी चीज़ें हमें इलेक्शंस में देखनी पड़ती हैं। डू एंड डोंट्स के बारे में देखना और सोचना पड़ता है। क्या है इलेक्शन सिस्टम? हम लोग वोटर्स जो हैं वोट डालने जाते हैं, ठीक है, और वोटिंग फिर जो वोटिंग कंप्लीट होने के बाद फिर उसकी काउंटिंग होती है। उन वोट्स की काउंटिंग में ये देखा जाता है कि जिसको हाईएस्ट स्कोर मिलता है वोटिंग का वो ही इलेक्ट होता है रिप्रेजेंटेटिव एज अ रिप्रेजेंटेटिव। We need to, because this question is not as simple as it appears to us, we have got so used to our system of election that we think that there cannot be any other way. क्या है कि ये सिस्टम हमने देख लिया कि ज़्यादातर जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ हैं उनमें यही सिस्टम है। इलेक्शंस होते हैं, वोटर्स जाते हैं, इलेक्शन होता है, वोटर्स जाते हैं वोट डालने, उनकी फिर वोटिंग कंप्लीट होने के बाद काउंटिंग होती है, जो हाईएस्ट स्कोर करता है वो रिप्रेजेंटेटिव बनता है, इलेक्ट किया जाता है। तो यही ज़्यादातर मोस्ट ओवर द वर्ल्ड यही मेथड फॉलो किया जा रहा है डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ में। In democratic elections, people vote and their preference decides who will win the contest. डेमोक्रेसी इलेक्शन में क्या देखा जाता है कि पीपल्स वोट है, सिटीजन्स वोट्स हैं, वो किसको प्रेफरेंस दे रही हैं और कौन कॉन्टेस्ट को कौन जीतेगा, विन करेगा। And but there can be very different ways in which people make their choices and very different ways in which their preferences can be counted. क्या है, सबकी अलग अलग डिफरेंसेस हैं, सब में सबकी चॉइसेस अलग अलग हैं, सभी सिटीज़न अपने अपने चॉइस अपने अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग वोट देते हैं। एंड दीज डिफरेंट रूल्स ऑफ गेम कैन मेक अ डिफरेंस टू हु द विनर ऑफ द गेम विल बी। सबके लिए अलग इसमें रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं। जैसे कि आपने देखा है कि कोई भी गेम होता है, गेम्स जो है बिना रूल रेगुलेशंस के नहीं होता है। ये देखा जाता है कि आप क्या करेंगे तो फॉल हो जाएगा, क्या करेंगे तो आपको पॉइंट मिल जाएंगे, कितने पॉइंट होने चाहिए दोनों पार्टी में से किसके हाईएस्ट पॉइंट होंगे वो विनर होगा। तो यही प्रोसेस चलता है एक डेमोक्रेटिक इलेक्शन में कि इसके रूल रेगुलेशंस होते हैं, वो रूल रेगुलेशन सभी को फॉलो करने पड़ते हैं। वोटर्स अपने फॉलो करता है, जो कैंडिडेट होता है कॉन्टेस्ट कर रहा है इलेक्शन वो अपने फॉलो करता है। कंपेनिंग के जो रूल रेगुलेशंस होते हैं वो उन्हें फॉलो करने पड़ते हैं। इलेक्शन कमीशन के जो रूल रेगुलेशंस होते हैं वो उन्हें फॉलो करते हैं। जो पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं उनके जो रूल रेगुलेशंस होते हैं वो उन्हें फॉलो करते हैं। And now some rules can favor the majority community, others can protect the minorities. क्या होता है, मेजॉरिटी जो है वो क्या करती है, फेवर करती है कम्युनिटी को, मेजॉरिटी कम्युनिटी को, और माइनॉरिटीज़ को प्रोटेक्ट करती है। नाउ तो अब हम जो है पढ़ेंगे इंडिया में कौन सा है, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। कौन सा सिस्टम है यहाँ पे, ये वाला फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। देखिए ये क्या सिस्टम है। इट टॉक्स ऑफ वन हिस्टोरिक मोमेंट इन इंडियाज़ डेमोक्रेसी के, काफ़ी हिस्टोरिक मोमेंट रहा है ये इंडिया डेमोक्रेसी में। इन द लोकसभा इलेक्शन इन 1984, कब की बात है, 1984 की बात है। इसमें क्या था कि द कांग्रेस पार्टी केम टू पावर विनिंग द 415 ऑफ द 543 लोकसभा सीट्स। इसमें कांग्रेस पार्टी जो है जीतती है, विन होती है 543 लोकसभा सीट में से 415 सीट्स किसे मिलती है, कांग्रेस को, और कांग्रेस जो है विनर बन जाती है। इसमें 80% से ज़्यादा इसे वोट मिलती है, सीट्स मिलती है। सच अ विक्ट्री वॉज नेवर अचीव बाय एनी पार्टी इन द लोकसभा। इतनी बड़ी जीत जो है आज तक भी लोकसभा में नहीं हुई है। व्हाट डिड दिस इलेक्शन शो, इससे क्या हमें पता चलता है, द कांग्रेस पार्टी वॉन 4/5 ऑफ द सीट, यानी कि 4/5 सीट्स जो है इलेक्शन में किसने जीती, कांग्रेस ने। The Congress party got 48% of the votes, and this means that the 48% of those who voted in favor of the candidate put up by the Congress party. देखिए आप देखेंगे पेज नंबर 56 में, अपने पेज नंबर 56 में टेबल बनी हुई है यहाँ पे
एंड वोट्स एंड सीट्स वॉन बाय सम मेजर पार्टीज इन लोकसभा इलेक्शन 1984 के ये एक ग्राफ बना हुआ है, इसमें टेबल बनी हुई है, इसमें आप देखेंगे कांग्रेस को 48% सीट्स मिली थी 415 में से, बीजेपी को 7.4 मिली थी 2 सीट्स में से, एंड जनता को 6.7, लोकदल को 5.7, सीपीआई-एम को 5.7, तेलुगु देशम को 4.1, डीएमके को 2.3, AIADMK को मिली थी 1.6, अकाली दल को मिली थी 1.0 एंड AGP को 1.0 ये सीट्स मिली थी। तो हम यहाँ देखेंगे कि सब पार्टीज़ का क्या क्या परफॉर्मेंस रहा है। बीजेपी को 7.4 मिली थी, ठीक है, 1% सीट्स थी इनकी। अब इसमें हमने ये देखा है कि क्या सिस्टम है, द एंटायर कंट्री इज़ डिवाइडेड इनटू 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज, यानी कि पूरी कंट्री जो है किस में डिवाइड कर दी गई, कितनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड कर दी गई, 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड कर दिया गया था। ईच कॉन्स्टिट्यूएंसीज इलेक्ट्स 1 रिप्रेजेंटेटिव, हर कॉन्स्टिट्यूएंसी का क्या होता है, एक रिप्रेजेंटेटिव होता है। द कैंडिडेट हु सिक्योर द हाइएस्ट नंबर ऑफ वोट्स इन दैट कॉन्स्टिट्यूएंसी इज डिक्लेयर्ड इलेक्टेड, और उस कॉन्स्टिट्यूएंसीज में जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिलती है वो इलेक्ट किया जाता है, वो डिक्लेयर कर दिया जाता है कि वो वहाँ का रिप्रेजेंटेटिव है। It is important to note that in this system, whoever has more votes than all other candidate is declared elected. जिसको ज़्यादा वोट मिल रही हैं बाकी सबसे, वो इलेक्ट कर दिया जाता है। The winning candidate need not secure a majority of the votes. This system is called the first past the post. और इस सिस्टम को क्या बोला जाता है, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम बोला जाता है इस सिस्टम को। द विनिंग कैंडिडेट नीड नॉट सिक्योर अ मेजॉरिटी ऑफ वोट्स, इसमें जो विनिंग कैंडिडेट है उसको ज़रूरत नहीं होती है कि वो सिक्योर करे मेजॉरिटी ऑफ द वोट्स। इस सिस्टम को फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम कहा जाता है। In the electoral race, the candidate who is ahead of others who crosses the winning post first of all is the winner, यानी ये देखा जाता है जो सबसे आगे रहता है इलेक्ट्रल रेस में, सबसे आगे रहता है वो विनर कहलाता है। दिस मेथड इज ऑल्सो कॉल्ड द प्लुरैलिटी सिस्टम, इसको प्लुरैलिटी सिस्टम भी बोला जाता है। एंड दिस इज द मेथड ऑफ इलेक्शन प्रिस्क्राइब्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, और ये मेथड किसके द्वारा प्रिस्क्राइब किया गया है, ये प्रिस्क्राइब किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, ठीक है। नाउ इसमें हमने देखा है द कांग्रेस पार्टी वॉन ग्रेटर शेयर ऑफ सीट्स दैन इट्स शेयर ऑफ वोट्स बिकॉज इन मैनी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंसीज इन विच कैंडिडेट वॉन। इसमें हमने देखा कांग्रेस ने सबसे ज़्यादा सिक्योर की स्कोर करे वोट्स, दे सिक्योर्ड लेस देन 50% ऑफ द वोट्स इफ देयर आर सेवरल कैंडिडेट्स, and the winning candidate often gets much less than 50% of the votes. The votes that go to all the losing candidate go waste, for those candidates or parties get no seats from those votes. Suppose a party or parties get no seats from those votes, suppose a party gets only 25% of votes in every constituency, but everyone else gets even less votes, and in that case the party could win all the seats with only 25% वोट्स और इवन लेस, ठीक है। हमने ये देखा किस तरह का प्रोपोर्शन रहा है कि कांग्रेस को किस तरह से सीट्स मिली है, कितनी परसेंट मिली है, बाकी जो पार्टीज़ हैं उनको कितनी परसेंट सीट्स मिली है। तो किस तरीके से जो है कांग्रेस पार्टी जो है वो किस तरह से विन करती है, जीतती है। तो ये हमने टेबल देखा है, इलेक्शन प्रोसेस किस समय का है, 1984 का है। तो इस तरीके से इसमें कांग्रेस पार्टी जो है वोट के द्वारा हाईएस्ट स्कोर ऑफ वोट के द्वारा ये विनर बनती है। एंड इसके बाद इस सिस्टम को क्या बोला जाता है, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। नेक्स्ट टॉपिक वी विल डिस्कस टुमारो।